दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद डॉक्टर श्याम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, फिर ब्लड ग्रुप्स देखेंगे और आरएच फैक्टर से रिलेटेड सारे जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं सब हम क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रक्त है ना, ब्लड जो है आज हमारा टाइटल है। सबसे पहले तो ये देखना है दोस्तों ब्लड क्या होता है। एक चीज जो आपको याद रखनी है, ये नेचुरल कोलॉइड है। रक्त क्या है दोस्तों? नेचुरल कोलोइड। ठीक है, कोलोइड का मतलब ये होता है कि ये एक विलयन का प्रकार होता है जिसमें पार्टिकल साइज होते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज के। ठीक है, उसी को ही हम नेचुरल कोलोइड की संज्ञा देते हैं। ये सिर्फ प्रीलिम्स को लेके क्लास है दोस्तों, है ना, तो आप उस तरह से ही तैयार रहना। फिर देखिए, ब्लड को हम तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त कैसा है दोस्तों? आपको पता है कि आपका जो रक्त है वो लिक्विड होता है, पूरे शरीर में बहता है, तो शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है। तो क्या हो गया? लिक्विड कनेक्टिव। लिक्विड है, फिर कनेक्टिव है, पूरे शरीर को जोड़ता है, और टिश्यू तो है ही, है ना। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? ऊतक या टिश्यू कहलाता है। तो जो रक्त है आपका तरल संयोजी ऊतक की कैटेगरी में आता है, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। फिर आप देखेंगे कि रक्त जो है ना, इसकी जो पीएच है वो होती है 7.4। कितनी होती है दोस्तों? 7.4। और इस हिसाब से ये हल्का क्षारीय या स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। आपको ये बात भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ब्रेन में होनी चाहिए कि जो ब्लड है वो कैसा होता है? हल्का क्षारीय। अब इसमें जो पीएच की जो रेंज है ना दोस्तों, वो ओवरऑल तो 7.4 होती है, लेकिन कई बार यदि एग्जामिनर इन डेप्थ यदि आपसे बात पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी रेंज है 7.37 टू 7.44, जो ओवरऑल बन जाती है 7.4। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये भी और ये भी। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि मानव शरीर में एवरेज ब्लड कितना होता है। ऑन एन एवरेज ब्लड की कितनी मात्रा होती है? तो आपके शरीर में 8 to 6 लीटर ब्लड होता है। भाई कितना होता है आपका? 5 to 6। 5 to 6 लीटर जो है ब्लड होता है। फिर आप देखिए, रक्त के लाल रंग का कारण क्या है? रक्त में एक रक्त कणिका मिलती है जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी दोस्तों लाल रंग की होती है, और उस लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट। कौन भाई? हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट जो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है, उसकी वजह से रक्त का रंग हो जाता है लाल। ठीक है भाई, ये सारी जानकारियां आप अपने ध्यान में रखना। आगे देखिए, अब ये जो रक्त है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है तरल भाग, ठीक है, तरल भाग, और दूसरा है दोस्तों सॉलिड भाग, ठोस भाग। तरल भाग को हम कहते हैं दोस्तों प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जो टोटल ब्लड का लगभग 55% होता है। कितना होता है? टोटल ब्लड का 55%। आपने ब्लड को दो भागों में बांटा, एक तो तरल भाग हो गया, एक ठोस भाग हो गया। ठीक है भाई, फ्लूइड भाग और आपका सॉलिड भाग। फिर देखेंगे आप सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट जो होता है दोस्तों वो 45% होता है, जबकि प्लाज्मा पार्ट 55% होता है। यहां देखिए, जो सेलुलर पार्ट है आपका, उसमें 3 तरह की रक्त कणिकाएं मिलती है, ब्लड काप्सल्स मिलती है, जिसमें पहली है आरबीसी, रेड ब्लड काप्सल्स। दूसरी है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड काप्सल्स। तीसरी है प्लेटलेट्स। ये 3 तरह की कणिकाएं मिलती हैं दोस्तों। मैं यहां तो कह रहा हूं सेलुलर पार्ट और यहां बोलता हूं कणिकाएं। तो दोस्तों ये टेक्निकल एक चीज है, इसको आपको याद रखना है कि जैसे कोई भी सेल होती है ना, उसका प्राकृतिक रूप से जो व्यवहार होता है, नेचुरली जो उसका बिहेवियर होता है, वो होता है डिवीजन करना। सेल क्या करती है? डिवीजन करती रहती है, ठीक। लेकिन रक्त, ये वाली जो सेल है, ये डिवीजन नहीं करती, ये वाली सेल मरती है। इनका सबका लाइफ स्पेन आप देखेंगे कि आरबीसी 120 दिन, ये वाली डब्ल्यूबीसी जो है 8 से 7 दिन या 7 से 8 दिन, और प्लेटलेट्स भी इतना ही कुछ जो है, आगे पीछे पकड़ लीजिए, वो सारी चीज जो है इनका एक लाइफ स्पैन होता है। इसलिए इसलिए ये जो है काप्सल्स है, क्योंकि ये डिवीजन नहीं करती। ये ऐसी सेल है जो डिवीजन नहीं करती है, बस अपना लाइफ स्पैन पूरा करके मर जाती है। इसलिए इनको कणिकाओं की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। नहीं तो सेल का नेचर तो क्या होता है? सेल का नेचर तो होता है डिवीजन करना। ठीक है भाई,
अब बात करते हैं प्लाज्मा पार्ट की। पहला जो पार्ट है अपना प्लाज्मा पार्ट है, जो टोटल ब्लड का कितना था, 55%। ये हल्के पीले रंग का होता है, ये बात भी आप ध्यान रख लेना। ये पेल येलोइस, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रख लेना कि पेल येलोइस होता है, हिंदी वालों के लिए कि हल्के पीले रंग का जो है पदार्थ है। फिर देखिए इसके तीन भाग हैं, इसके तीन भाग हैं, जिसमें एक मेजर कंटेंट होता है ब्लड का, आपका जल। मेजर कंटेंट जो है प्लाज्मा का कौन है, जल, जिसकी क्वांटिटी लगभग 90 से 92% है। कितनी है दोस्तों, प्लाज्मा में जल कितना पाया जाता है, वाटर H2O 90 से 92%। बाकी जो 8 से 10% रिमेनिंग पार्ट है वो जो है आपका कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो प्लाज्मा है उसके सबसे ज्यादा भाग जो है प्लाज्मा में पानी का होगा, जो होगा दोस्तों लगभग 90 से 92%। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है सॉलिड पार्ट प्लाज्मा का, वो भी दो भागों में बांटते हैं उसको, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को साथ में मिलाकर हम देते हैं 8 to 10%। ठीक है, ये भी आपको परसेंटेज जो है दिमाग में रखना है। फिर देखिए यहां हम बात करेंगे सबसे पहले अकार्बनिक घटक की, कि अकार्बनिक घटक कौन कौन से होते हैं। आप देखेंगे कि आपके ब्लड में यानी प्लाज्मा पार्ट में सोडियम होता है दोस्तों, क्योंकि आप जो नॉर्मल साल्ट जो खाते हैं NaCl के रूप में, वहां से पोटेशियम भी होगा जो बहुत सारे भोज्य पदार्थों से आपकी बॉडी में जाता है, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा और फास्फोरस होगा, है ना। जो एक क्लास हमने की थी मिनरल्स वाली फूड एंड न्यूट्रिशन में, इन सब के फंक्शन मैंने आपको बताए थे कि ये शरीर में जाके क्या काम करते हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें आपके ब्लड प्लाज्मा में तैरती रहती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कार्बनिक भाग है किसका, प्लाज्मा का, उसमें विशेष प्रकार की कुछ प्रोटीन्स मिलती है दोस्तों। यहां से सवाल बन सकता है कि ब्लड में कौन कौन सी सीरम प्रोटीन है। तो आप देखिए पहली प्रोटीन का नाम है दोस्तों एल्ब्यूमिन। कौन है, एल्ब्यूमिन। ये आपकी बॉडी में ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, हमारे रक्त में कितना पानी रहेगा, कम ज्यादा, इवन शरीर का पानी भी उसी से मेंटेन होता है। तो एल्ब्यूमिन जो है आपके प्लाज्मा में मिलेगा। दूसरा ग्लोबुलिन्स, आपके प्लाज्मा में ग्लोबुलिन्स नाम की प्रोटीन भी मिलेगी दोस्तों, जो कि आपका इम्यून सिस्टम बनाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपने नाम सुना होगा, वो एंटीबॉडी का ही एक नाम होता है। इसका मतलब एंटीबॉडी ही इम्यून सिस्टम बनाती है, और बनती किससे एंटीबॉडी, ग्लोबुलिन से। ठीक है, ये भी प्लाज्मा में मिलती है। फिर देखेंगे आप फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है दोस्तों जो रक्त प्लाज्मा में मिलेगी, ब्लड प्लाज्मा में मिलेगी, और रक्त के थक्के बनाने में भाग लेती है। आगे चलकर हम ब्लड क्लोटिंग की पूरी प्रोसेस देखेंगे, उसमें फाइब्रिनोजन की फंक्शनिंग आपको समझ में आएगी। ठीक है भाई, पर आपको यहां याद रख लेना है कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन, ये सब प्रोटीन कहाँ मिलती है, रक्त प्लाज्मा में या ब्लड प्लाज्मा में। फिर एक प्रोटीन और है दोस्तों जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन, जो बनती है थ्रोम्बोप्लास्टिन से। जब भी हमें कोई चोट लगती है ना, तो हमारी प्लेटलेट्स टूट जाती है और वो एक पदार्थ को रिलीज करती है, वो भी प्रोटीन ही होता है दोस्तों, वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है बना लेता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भी एक ऐसी प्रोटीन है दोस्तों जो ब्लड क्लोटिंग में भाग लेती है। तो कोई पूछ ले आपसे कि कौन सी दो प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में भाग लेती है, तो एक तो आपका फाइब्रिनोजन हो गया और एक हो गया आपका प्रोथ्रोम्बिन। ये सारे ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं। इसके अलावा कई बार एक प्रोटीन और है दोस्तों, प्रोटीन सी। एक और है प्रोटीन सी, जो कि विटामिन के डिपेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये इनहिबिट्स ब्लड कोगुलेशन, मतलब ब्लड को जमने से रोकने वाली एक प्रोटीन है। क्योंकि विटामिन के जो होता है ना, वो भी आपकी बॉडी में क्या काम करता है, वो भी आपकी ब्लड क्लोटिंग का हेल्प करता है। ठीक है ना, तो यहां प्रोटीन सी भी मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 तरह की जो प्रोटीन है आपके ब्लड प्लाज्मा में मिलेगी। पहली एल्ब्यूमिन, दूसरी ग्लोबुलिन्स, तीसरी फाइब्रिनोजन, पांचवी प्रोथ्रोम्बिन और प्रोटीन सी। ठीक है, ये कार्बनिक भाग है, ऑर्गेनिक पार्ट है किसका, प्लाज्मा का। आगे देखिए, उसके बाद अपन बात करेंगे कि आपके प्लाज्मा में कुछ ऐसा पार्ट भी मिलता है जो प्रोटीन नहीं है लेकिन नाइट्रोजन से युक्त होता है।
अप्रोटीनी भाग है, यानी नॉन प्रोटीनियस है, लेकिन क्या है, नाइट्रोजन से बना होता है। नाइट्रोजन का जिक्र क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोटीन भी नाइट्रोजन से बनते हैं। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये कौन से पदार्थ होंगे, एक तो यूरिया होगा, क्यों, क्योंकि मनुष्य यूरियोटेलिक ही है दोस्तों। मनुष्य कैसा है, अपने उत्सर्जन में या वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिया का त्याग करता है। और जहां यूरिया होगी वहां यूरिक एसिड भी साथ में होगा। कौन होगा दोस्तों, यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया होती है। तो तीन पदार्थ जो है आपके, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कहां होते हैं दोस्तों, आपके रक्त प्लाज्मा में। एक चीज और ध्यान रख लेनी है यहां, यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम है गाउट। क्या हो जाता है, गाउट, याद रखना है आपको, गाउट रोग हो जाता है। जो आपकी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं ना, वहां पर क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। हड्डियों के जोड़ में क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। इससे आपकी हड्डियों के जॉइंट्स दर्द होने लगते हैं। तो ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड के बनने से होता है, क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाते हैं। कहां पर, आपकी हड्डियों के जॉइंट्स में। याद रखना है, गाउट रोग का कारण क्या है, यूरिक एसिड। सिमिलरली आप एक और कॉन्सेप्ट को देखें, अमोनिया। अमोनिया आपकी बॉडी में बनती है दोस्तों, किससे, प्रोटीन के डाइजेशन से। जब प्रोटीन के डाइजेशन से अमोनिया बनती है, लेकिन अमोनिया तो एक पॉइजनस चीज है। अमोनिया तो एक पॉइजनस चीज है, बहुत खतरनाक है शरीर के लिए। तो यहां पर आपकी बॉडी में जो लीवर है ना, लीवर आपकी हेल्प के लिए सबसे पहले आगे आ जाएगा। वो हाथ खड़ा करेगा, भी इधर आओ, अमोनिया को अपने पास बुलाता है। फिर अमोनिया को ढंग से समझाता है कि भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इसके लिए वो उसको किस में बदल देता है, यूरिया में, है ना। लीवर अमोनिया को, जो ज्यादा खतरनाक पदार्थ है, उसको एक कम खतरनाक पदार्थ के रूप में किस में बदलता है दोस्तों, यूरिया में। और मनुष्य तो यूरियोटेलिक ही है। यूरिया भी खतरनाक है, लेकिन अमोनिया की तुलना में बहुत कम खतरनाक है ना। आप बहुत देर तक यूरिन होल्ड करते तो आपको दिक्कत होती है, नहीं तो अदरवाइज आपको उससे शरीर में दिक्कत नहीं होती। अब ये जो प्रोसेस है अमोनिया से यूरिया बनने की, जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्निथिन साइकिल। जो कहां संपन्न होता है, आपके लीवर में। याद रखना है, लीवर में जो साइकिल चलता है उसका नाम ऑर्निथिन साइकिल है, जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला देखें, जो ये रक्त प्लाज्मा है, इसमें दो तरह की फैट भी मिलती है दोस्तों। दो तरह की फैट भी मिलती है। एक तो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी फूड एंड न्यूट्रिशन में बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने। बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, सब आपको डिस्कस कर चुका हूं। फिर देखिए फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड भी पाई जाएगी रक्त प्लाज्मा में। तो कोई पूछे आपसे कि कौन कौन से फैट मिलते हैं रक्त प्लाज्मा में, तो ये मिलते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड। फिर कार्बोहाइड्रेट। ब्लड शुगर कौन सी होती है, ग्लूकोज। ऑलरेडी आपको फूड एंड न्यूट्रिशन में बताया, इसलिए मैंने आपको फूड एंड न्यूट्रिशन पहले पढ़ाया था। उसके पीछे एक सीक्वेंस था, एक सोच थी कि आपको वो चीजों से आप फेमिलियर हो जाते हो, तो यहां आपको चीजें समझने में आसानी होगी। तो ब्लड शुगर कौन है, ग्लूकोज। फिर देखिए अन्य पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे एंटीबॉडी इसी में रहेगा, हॉर्मोन्स इसमें रहेगा, एंजाइम इसमें रहेगा। देखिए भाई, इन सब का भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है, रक्त प्लाज्मा के माध्यम से। क्योंकि पूरे शरीर में तो ब्लड ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। एक चीज और याद रखना दोस्तों, दो विशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे रक्त में, एक का नाम है एंटीजन, एक का नाम है एंटीबॉडी। एंटीजन जो होता है ना, वो प्योर प्रोटीन नहीं होता, जबकि एंटीबॉडी प्योर प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन्स उसका नाम है। और जो एंटीजन है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है ना। अब देखिए एक चीज, जो एंटीजन है वो तो आरबीसी पे मिलेगा। कहां मिलेगा, सेलुलर पार्ट में। आरबीसी पे मिलता है एंटीजन। ए और बी जो इन सामान्य एंटीजन है, जिनका हम ब्लड ग्रुपिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। तो एंटीजन कहां मिलते हैं दोस्तों, आरबीसी की सरफेस पे। याद रखना है आपको, एंटीजन कहां मिलते हैं, आरबीसी की सरफेस पे। जबकि जो एंटीबॉडी होते हैं ना हमारी बॉडी के, वो मिलते हैं प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहां मिलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा में मिलते हैं, इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं और प्योर प्रोटीन से बने रहते हैं, जिनका नाम है ग्लोबुलिन्स। और इसीलिए उनको, चूंकि वो इम्यून सिस्टम बनाते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। याद रखना है आपको, एंटीबॉडी मिलते हैं इस प्लाज्मा में, है ना। और आपकी जो आरबीसी की सरफेस है उस पर मिलता है एंटीजन, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके रक्त प्लाज्मा में कुछ पिगमेंट्स भी मिलते हैं दोस्तों, कुछ वर्णक भी मिलते हैं, जो पीलेपन का कारण बन जाते हैं आपके रक्त का, और पीलिया भी हो जाता है उससे। यदि उनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए ना, तो आपके नाखून पीले हो जाएंगे, आंखों में पीलापन आ जाता है, जीभ पीली हो जाती है, और ज्यादा बढ़े तो स्किन भी पीली होने लगती है। तो ये पीलिया, जॉइंडिस,
ये भी क्यों होता है बात करेंगे आज। तो यहां देखिए आप कि बिलीवर्डीन एक एक पिगमेंट है जिसका नाम है बिलीवर्डीन, दूसरा पिगमेंट है बाइलिरुबिन, बिलुरुबिन, बिलुरुबिन, ठीक है भाई, और एक है जैंथोफिल, जैंथोफिल। ये तीनों जो पिगमेंट है आपके ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बिलिवर्डिन, बिलुरुबिन और जैंथोफिल। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो रक्त प्लाज्मा है, ये जो ब्लड प्लाज्मा, इसके फंक्शन क्या क्या है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला काम है उष्मा का परिवहन, हीट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है प्लाज्मा। देखिए एक चीज करके देखते हैं, जब भी आपको सर्दी लगती है तो आप हाथों को ऐसा करते हो, ऐसा करने से यह गर्म हो जाता है, ब्लड इसका रीजन है। ब्लड आपने जब ऐसे किया तो ब्लड फ्लो बढ़ गया और आप यहां पर आपको गर्मी महसूस हुई। इसकी वजह क्या है, इसका मतलब यह है कि उष्मा का परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये कैसे होगा, क्यों, क्योंकि एक प्रोटीन जो एंटीबॉडी बनाती है जिसका नाम है ग्लोबुलिन्स, वो तो कहां मिलती है दोस्तों, वो मिलती है प्लाज्मा में। तो इन जनरल आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इम्यून सिस्टम का निर्माण भी करता है। फिर देखिए, रुधिर पीएच का नियमन व रखरखाव, ब्लड पीएच जो है आप ये कहते हो कि ये 7.4 होती है, स्लाइटली बेसिक, इसका नियमन भी, इसका कंट्रोल भी, इसका रेगुलेशन भी कौन करता है, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ये कौन करता है दोस्तों, आपका प्लाज्मा, ठीक है, ये भी इसका एक फंक्शन हो गया। इसके अलावा दोस्तों रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है वो भी प्लाज्मा की वजह से होती है, क्योंकि जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारी प्रोटीन जो रक्त के थक्के बनाने के लिए जरूरी है, कहां मिल रही थी, प्लाज्मा में, इसलिए ये भी एक फंक्शन हो गया। इसके अलावा दोस्तों परासरण संतुलन, ओस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करती है ना, विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो कहां थी दोस्तों, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहां थी, आपके प्लाज्मा में। याद रखना, एल्ब्यूमिन का अलग से फंक्शन, आपका ग्लोबुलिन्स का अलग से फंक्शन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन का अलग से फंक्शन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए ये O2 CO2 का परिवहन, ये देखिए दोस्तों आमतौर पे तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन तो करती है आरबीसी, फिर प्लाज्मा का क्या लेना देना दोस्तों। ये जो सॉलिड पार्ट होता है ना ब्लड का, जिन्हें हम सेल कैप्सल्स कहते हैं या सेलुलर पार्ट कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट, ये भी तो प्लाज्मा में ही तैरती रहती है, ये भी तो कहां तैरती रहती है, प्लाज्मा में, ठीक है ना। इसलिए यहां पर ये रख दिया है कि O2 CO2 का परिवहन। फिर देखिए उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है कौन, प्लाज्मा। जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये भी काम कौन करता है दोस्तों, आपका प्लाज्मा। जब आप खाना खाते हो इसको भी शरीर के भागों तक कौन लेके जाता है, प्लाज्मा। और जब खाना खाने के बाद वेस्ट बनता है उनको भी वापस कौन लेके आता है, ब्लड प्लाज्मा। जब आप ऑक्सीजन लेते हो उसको भी सेल्स तक कौन लेके जाएगा, प्लाज्मा। वापस CO2 निकलती है उसको भी कौन वापस निकालेगा, प्लाज्मा, ठीक है ना भी, क्योंकि प्लाज्मा में ही कौन है, जो सेलुलर पार्ट है ब्लड का वो भी प्लाज्मा में ही है, उसी में तो तैरते रहते हैं ना, सस्पेंडेड फॉर्म में, निलंबन में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडीज आदि का परिवहन भी कौन करता है दोस्तों, प्लाज्मा करता है। ये सब भी तो ब्लड के माध्यम से। हार्मोन तो चीज यही है कि आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपना स्त्राव ब्लड में ही डालती है, क्योंकि उनमें कोई नलिकाएं पाई ही नहीं जाती, ठीक है ना। तो जितनी भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, लाइक पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, ये सारी अपना सिक्रेशन कहां डालती है, ब्लड में, ठीक है भाई। फिर देखिए इसमें एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ भी मिलता है प्लाज्मा में, जो आपके शरीर में ब्लड जो बह रहा है इसको जमने नहीं देता दोस्तों, उसका नाम हिपेरिन है। उसका नाम क्या है दोस्तों, हिपेरिन, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा भाई। हिपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट पदार्थ होता है। इसी तरीके से यदि आप देखें, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, जो जोंक होती है ना, जोंक को हम कहते हैं हीरोडीनिया। जोंक को क्या कहते हैं, हीरोडीनिया। ये जो जोंक है ना, जब भी किसी मनुष्य को या जानवर को काटती है तो वहां से ब्लड सोखने लगती है, ब्लड चूसने लगती है। लेकिन हम तो कहते हैं कि जहां भी कट लगेगा वहां ब्लड क्लॉट बन जाएगा 4 से 5 मिनट में, लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जोंक की लार में एक एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदक पदार्थ मिलता है जिसका नाम है
हीरोडीन। क्यों? क्योंकि जोंक का नाम हीरोडीनिया है, तो उसके पदार्थ का नाम क्या है? हीरोडीन। ठीक है ना? तो वो भी ब्लड को जमने नहीं देता। सिमिलरली जब भी आप कभी ब्लड देने जाते हैं अपने ब्लड टेस्ट के लिए, तो वहां पर एक वायल रखी रहती है, ईडीटीए वायल उसका नाम है। क्या है भाई? ईडीटीए वायल। यानी वो जो शीशी है पतली सी, है ना, टेस्ट ट्यूब जैसी, उसमें ईडीटीए नाम का एक पदार्थ भरा रहता है और आपके ब्लड सैंपल उसमें रख देते हैं, वो ब्लड जमता नहीं। इसका मतलब ईडीटीए भी कैसा है दोस्तों? आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। अब ये आपके लिए एक होमवर्क है कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप देख के मुझे अगली क्लास में बताएंगे या कमेंट में लिखेंगे। ठीक है ना? अरे भाई तुम क्लास शेयर किया करो यार, क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पर कंटेंट मैं पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मोटिवेशन भी तो कुछ होना चाहिए ना। ठीक है? इसके अलावा मैं बार बार आपको ये भी कहता हूँ कि जो मेरी बुक है आपके लिए बेस्ट बुक है ये, है ना। बहुत सारे बच्चों के, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के जो रिव्यूज आते हैं, जिसने भी इस बुक को लिया है बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी हो रही है। कंप्लीट कंटेंट है कुछ ही पेजेस में, है ना। 300 पेजेस में आपका पूरा साइंस एंड टेक, है ना, जर्नल साइंस कंप्लीट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, इन्वायरमेंट का पार्ट भी है, बायोलॉजी का पार्ट भी है, और इसमें सारे टाइप की आपकी टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है भाई, तो ये भी आप प्रीफर कर सकते हैं, सभी बुक स्टॉल्स पे उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं टीम को बोलूंगा कि वो आपको ऑनलाइन का लिंक भी शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, एक चीज है सीरम। सीरम क्या होता है? देखिए भाई, एक पदार्थ आता है सीरम। सीरम क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं 2 मिनट। देखिए, मान लीजिए ये कोई टेस्ट ट्यूब है जिसमें ब्लड भरा हुआ है। ठीक है? इसमें ना कोई भी एंटीकोगुलेंट पदार्थ नहीं डाला गया है। जब आप एंटीकोगुलेंट पदार्थ नहीं डालते हो तो आपका ब्लड क्या होगा दोस्तों? आपका ब्लड होगा, जम जाएगा आपका ब्लड। ठीक है? इस तरह से जम जाता है ब्लड, और नीचे एक ट्रांसपेरेंट सा पदार्थ बचता है जो पेल येलोइश टाइप का होता है ना, हल्का पारदर्शी सा, गाढ़ा सा, ऐसा, है ना। और ओवरऑल यदि उसके कलर की बात करें तो पेल येलोइश टाइप का होगा। ठीक है? अब ये जो ऊपर जमा है ना ब्लड, यहां इसमें 2 प्रोटीन होती है जो ब्लड के थक्का बनाने में काम आती है, जिसका एक का नाम है फाइब्रिनोजन। एक का नाम क्या है दोस्तों? फाइब्रिनोजन। और दूसरे का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। आप यदि अपने ब्लड से इन 2 प्रोटीन को हटा देते हैं तो बचा हुआ पदार्थ का नाम क्या है दोस्तों? सीरम। तो याद रखना है, सीरम का मतलब है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को हटा देना। यदि आप इन प्रोटीन को हटा देते हो तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? सीरम। और सीरम में सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों? एंटीबॉडी। याद रखना है, सीरम में क्या होता है? एंटीबॉडी। याद रहेगा आपको कि यदि आप अपने ब्लड से फाइब्रिनोजन, ब्लड प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो कि रक्त का थक्का बना देती है, उनको हटा देते हैं तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? सीरम। ये पूछा जा सकता है कि सीरम क्या है? ब्लड प्लाज्मा से बनता है और इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं मिलती, प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं मिलती। यह भी आ सकता है कि सीरम में कौन सी प्रोटीन एब्सेंट होती है या कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है। तो दूसरी जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्युलिन्स हो गया, वो तो प्रेजेंट होगी दोस्तों, ये नहीं होगी। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन सेलुलर पार्ट की। दोस्तों सेलुलर पार्ट जो होता है वो आपका कितना है भाई? सेलुलर पार्ट है 45%। क्यों? क्योंकि 55% तो आपका प्लाज्मा पार्ट है। ठीक है? अब देखिए, इसके 3 भाग हैं। एक तो है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। आप देखेंगे कि जो आरबीसी है उसका नाम हिंदी में तो लाल रक्त कणिका, और इंग्लिश में उसे बोलेंगे रेड ब्लड कैप्सूल्स। ठीक है ना? इसको दोस्तों इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है जो कलरफुल, जो रंगीन होता है, वो इरिथ्रोसाइट्स कहलाता है। तो पूरे ब्लड में जो कलरफुल है वो तो आरबीसी है ना, तो आरबीसी को ही हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। ये बात पूछी जा सकती है एग्जाम में कि इरिथ्रोसाइट कौन सी ब्लड कैप्सूल्स को कहा जाता है, तो आरबीसी को कहा जाता है।
दूसरा, आपका जो सेलुलर पार्ट है ब्लड का 45%, उसका 99% कौन है दोस्तों? आरबीसी। याद रखना है, आपके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली रक्त कणिकाएं कौन सी होती है? आरबीसी होती है, जो कि 99% होती है, क्योंकि ब्लड का मुख्य काम ही क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसलिए उसका रंग भी लाल है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। आरबीसी कितनी है? आरबीसी 99% है दोस्तों, और उसे क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आपको मलेरिया होता है, जब भी मलेरिया होता है आरबीसी डाउन जाती है, याद रखना है, जब भी मलेरिया होता है आरबीसी की संख्या घटती है। फिर आइए यहां श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी, जो हिंदी में हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ब्लड कैप्सल्स, ये जो होती है ल्यूकोसाइट्स कहलाती है। इनका कोई रंग नहीं होता दोस्तों, ये रंगहीन है। क्या कहलाती है? ल्यूकोसाइट। और यही आपके इम्यून सिस्टम, जैसे ये तो O2 CO2 का परिवहन करती है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बनाती है। आपके इम्यून सिस्टम का निर्माण करने वाली जो कोशिका, वो आपकी डब्ल्यूबीसी है। ब्लड कौन सी? ब्लड कैप्सल्स है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है। किसी व्यक्ति को डीएनए जांच करनी हो तो डब्ल्यूबीसी से ही डीएनए निकाला जाता है, क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो बिना न्यूक्लियस के डीएनए नहीं होगा। तो डीएनए कहां से निकलेगा? डब्ल्यूबीसी से। याद रखना है, किसी व्यक्ति की डीएनए जांच करनी हो तो डीएनए कहां से, कौन सी सेल से मिलेगा? वो मिलेगा आपका डब्ल्यूबीसी से। तीसरा है दोस्तों बिंबाणु या प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ब्लड कैप्सल्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है प्लेटलेट्स को, क्योंकि थ्रोम्बस का मतलब होता है दोस्तों थक्का बनना, और रक्त के थक्के बनने में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। क्योंकि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ है ना, सबसे पहले कब निकलेगा? जब प्लेटलेट्स ब्रेक डाउन होती है, प्लेटलेट्स टूटती है। और वो कब टूटेगी? जब चोट लगेगी। ठीक है। डेंगू जो रोग है उसमें प्लेटलेट्स ही डाउन जाती है, चिकनगुनिया में डब्ल्यूबीसी डाउन जाती है। इन जनरल जब भी कोई संक्रमण होता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है ना, क्योंकि ये आर्मी है ना, बॉडी की बचाती है हमें, तो इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन चिकनगुनिया एक ऐसा रोग है जिसमें डब्ल्यूबीसी डाउन आएगी। मलेरिया में आरबीसी डाउन आती है। डेंगू में आपका कौन डाउन आएगा? प्लेटलेट्स। ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले आरबीसी की। आरबीसी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, न्यूक्लियस होता नहीं इसमें, याद रखना है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये रेड कलर में इसलिए दिखाया है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है। जब आरबीसी बनती है ना दोस्तों, बनते ही तो इसमें न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम तो ऑक्सीजन की परिवहन करना है, तो वो किसकी सहायता से होगा? हीमोग्लोबिन की सहायता से। तो अनुकूलन एक प्रोसेस है, एडप्टेशन। एडप्टेशन के थ्रू आरबीसी में न्यूक्लियस क्या डिसॉल्व हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है दोस्तों? डिसॉल्व, और उसकी जगह पर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो पूरी की पूरी सेल के अंदर का जो पार्ट है, पूरी की पूरी कणिका के अंदर का जो पार्ट है, वो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, CO2 के साथ कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाना, ताकि श्वसन गैसों का, रेस्पिरेटरी गैसेस का आदान प्रदान होता रहे। ये काम इसका है, तो ध्यान रखना है। अब यहां तो मैंने गोला बना दिया, एक्चुअली ये गोला नहीं, ये इस तरह की होती है दोस्तों। ये इस तरह की स्ट्रक्चर में रहती है, बाई कॉनकेव, दोनों तरह से जो है अवतल उसमें होती है। ये भी अवतल लेंस के स्ट्रक्चर बन गई, ये भी। तो ये क्या है? बाई कॉनकेव होती है, उभयोतल होती है, गोल टाइप की होती है। याद रखना है आपको कि इस एकदम इस तरह से नहीं, बाई कॉनकेव टाइप की होती है, उभयोतल, दोनों तरह से अवतल होती है। ठीक है ना। आगे देखिए इसका निर्माण, यदि आप देखें कि जन्म से पहले जब बच्चा पेट में होता है तब आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आपको याद रखना है, स्प्लीन और लीवर में। बच्चे में जन्म से पहले, बिफोर बर्थ, यदि हम देखें आरबीसी का निर्माण, तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो कहां होगा? स्प्लीन और लीवर में। कहां होगा दोस्तों? बच्चे की स्प्लीन और लीवर में। जबकि हम तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा, स्प्लीन, है ना। स्प्लीन का नाम हिंदी में प्लीहा है ना, जिसे देसी भाषा में आप तिल्ली भी कहते हो। देसी भाषा में क्या कहते हैं इसको? तिल्ली। इसे तिल्ली भी कहते हैं देसी भाषा में। स्प्लीन जो है आरबीसी का निर्माण करती है, लीवर आरबीसी का निर्माण करता है, लेकिन कब? जन्म से पहले। और जन्म के बाद तो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों रेड बोन मैरो से। किससे होता है? लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो से। ठीक है, याद रखिएगा भाई ये भी, कि जन्म से पहले कहां होता है और जन्म के बाद क्या हो, आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। फिर आप देखिए कि आरबीसी यदि काउंट करनी हो कि किसी व्यक्ति में कितनी आरबीसी है, तो इसको जो आरबीसी काउंट है, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, बच्चों में अलग है। तो देखिए एक मेल में 4.7 to 6.1
मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। पर माइक्रोलीटर में कितनी आरबीसी होनी चाहिए? 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स, ये मेल्स में। सबसे ज्यादा आरबीसी मेल्स में ही होती है। फिर देखिए फीमेल्स में 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। चिल्ड्रन में देखिए 4 टू 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। तो ये तीनों के डेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन किस में होता है दोस्तों? आरबीसी किस में होती है? वो होती है मेल पर्सन में, ठीक है। आगे देखिए अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आरबीसी है इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है, ये तो मैंने बता दिया। जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता किसमें? स्तनधारियों की आरबीसी में। जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में कौन नहीं मिलता है दोस्तों? मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस नहीं मिलता यानी मानव में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ऊंट, ऊंट भी मैमल्स है, इसकी आरबीसी में मिलेगा न्यूक्लियस। लामा और गुआनाको, ये भी ऊंट के सदृश दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं दोस्तों। गुआनाको, लामा, इनकी आरबीसी में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी ये अपवाद है उस कॉन्सेप्ट के जिसमें ये कहा गया कि मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उस बात को गलत साबित कर दिया किसने? ऊंट ने, लामा ने और गुआनाको ने। ये पूछा जा सकता है आपको कि किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है या किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इन तीन के साथ मानव लिखा रहेगा तो मानव में नहीं होता दोस्तों, या इनमें से कोई होगा कि इसमें होता है तो फिर ऑल ऑफ अबो आ सकता है, यानी उपयुक्त सभी में। तो तीनों याद रखना, लामा, गुआनाको, ऊंट। ऊंट की ही प्रजाति है ये। आगे देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए दोस्तों? एक, जब मैं एचबी लिखता हूं ना, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन, एक स्वस्थ मनुष्य में एचबी कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर, 100 ml पर कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम। महिलाओं में 11 से 13-14 ग्राम तक, पुरुषों में इतना। अब कुछ लोगों में ज्यादा होता है, किसी में 17-18 तक। ये कोई खुशी की बात नहीं है दोस्तों, इसका मतलब आपका रक्त गाढ़ा हो गया है, और गाढ़ा रक्त मुश्किल से बहेगा। एक तरफ पानी बहे और एक तरफ शहद बहे तो तेजी से कौन जा रहा है? पानी ना। तो किसी भी जो ये श्यानता जिसे आप कहते हैं ना, विस्कोसिटी, ये बढ़ जाती है किसकी? जब ब्लड गाढ़ा होगा। तो आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होना कोई बहुत शुभ संकेत नहीं होता है, इसलिए आपका ब्लड थिन होना चाहिए ना। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्ट कराएं तो देख लीजिए रेंज क्या है। फिर देखें, आरबीसी जो है श्वसन गैसों का परिवहन करने में सहायक है। जो रेस्पिरेटरी गैसेज है, रेस्पिरेशन वाली गैसेज है, ऑक्सीजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसका परिवहन भी कौन करता है दोस्तों? प्लाज्मा में तैरती है आरबीसी, लेकिन करती तो आरबीसी है ना। देखो कैसे एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए ये फेफड़े हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन एंटर होती है और CO2 जो है वापस जाती है, यही प्रोसेस होती है। हम ये काम करते हैं कि यहां बना लेते हैं कोई ब्लड वेसल, या क्या बना लेते हैं? कोई ब्लड वेसल बना लेते हैं। और ब्लड में कौन है? हीमोग्लोबिन Hb है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन आई यहां, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी पदार्थ है दोस्तों, टेम्परेरी पदार्थ है, वापस टूटता रहता है ना। कोशिकाएं जो है वो यहां से ऑक्सीजन ले लेगी, हीमोग्लोबिन वहीं बना रहता है, कहां पर? प्लाज्मा में ही, है ना। आरबीसी जो प्लाज्मा में तैरती रहती है, आरबीसी के अंदर ही बना रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचा देता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए चाहिए आपको। फिर देखिए, जब रेस्पिरेशन हो जाएगा तो CO2 रिलीज होगी, तो CO2 तो एक वेस्ट मटेरियल है, उसको वापस निकाला जाएगा। तो यहां पर CO2 भी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और क्या बनाती है दोस्तों? एक दूसरा अस्थायी पदार्थ, है ना, एक टेम्परेरी पदार्थ जिसका नाम है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। याद रखना है आपको, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बता रहा हूँ तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। पूछूंगा फिर बाद में। आगे देखिए, यहां मैंने लिख भी दिया है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनाता है? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आरबीसी की सतह पर यानी उसकी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उस पर विशिष्ट पदार्थ कुछ यूनिक मटेरियल मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीजन। और ये एंटीजन दो होते हैं, ए और बी, याद रखना है। इनको क्या कहते हैं, एंटीजन। मैंने आपको बताया भी था ना कि एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे मिलते हैं, जबकि एंटीबॉडी कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ मिलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा में। फिर देखिए अब हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन दोस्तों हीम प्लस ग्लोबिन दो पदार्थों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है दोस्तों, जबकि हीम क्या है, एक लोह युक्त पदार्थ है, आयरन युक्त पदार्थ है। उसको बनने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, आयरन। इसीलिए हम आयरन अपने भोजन में लेते हैं। जिनमें खून की कमी होती है विशेष तौर से बच्चों में या फिर प्रेग्नेंट वीमेंस में, उनको फिर क्या है, आयरन की गोलियां दी जाती है। और इन जनरल हमें आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। वो आज मैं बताऊंगा कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो है आयरन के अच्छे सोर्स होते हैं। ये देखिए हीम जो है लोह युक्त पदार्थ और भोज्य पदार्थों से मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर में नहीं बनता। हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट है जो हमारे शरीर में नहीं बनता, तो वो पार्ट दोस्तों हीम है। जबकि जो ग्लोबिन है ना, वो तो प्रोटीन है, बनती है हमारे शरीर में ही बन जाती है। कहां पर, लीवर में। कहां बन जाती है, लीवर में ही बन जाती है। याद रखना है हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो एक प्रोटीन है और कहां बन जाता है, हमारे शरीर में ही बन जाता है। तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हीम हीम शरीर में नहीं बनता, उसको बाहर से लेना होगा। पर किससे, भोज्य पदार्थों से। भोज्य पदार्थ भी कौन से, देखिए अनार, पालक, काजू, गुड़, चुकंदर, मांस, दही, फल, वेजिटेबल्स, बीन्स, राजमा, अनाज, अंडा, नट्स, मूंगफली, ये सारी चीजें किसका सोर्स है दोस्तों, आयरन का। ये किसका सोर्स है, आयरन के रिच सोर्स माने जाते हैं ये, ठीक है ना। फिर आप देखिए ग्लोबिन प्रोटीन की बातें मैं कर ही चुका हूं कि शरीर में ही बनती है और कहां बनती है, लीवर में। ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है, आपका आंसर होगा लीवर। कहां होता है दोस्तों, लीवर में, ठीक है। आगे देखें, अब फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन में दो चीजें आपको याद रख लेनी है। एक तो ये रेस्पिरेटरी जो गैसेज है, ऑक्सीजन और आपका CO2, उनका परिवहन करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा यह एसिड बेस बैलेंस बनाता है बॉडी में, अम्ल क्षार, यानी इसका कोई ना कोई जो योगदान है वो शरीर की पीएच को मेंटेन करने में भी है। तो ये भी याद रख लेना, हीमोग्लोबिन दो काम करेगा। एक तो श्वसन गैसों का परिवहन करेगा, ऑक्सीजन और आपका CO2 दो, और फिर दूसरा अम्ल क्षार संतुलन। यहां मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ ऐसे पदार्थों का नाम लिख दिया है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कुछ पदार्थों का निर्माण कर देते हैं। तो आप देखिए यहां सबसे पहले मैंने बताया था ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक अस्थायी पदार्थ है। ये कैसा है दोस्तों, अस्थायी या टेम्परेरी, अस्थायी या टेम्परेरी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। यह भी एक अस्थायी पदार्थ है। यह भी क्या है दोस्तों, एक टेम्परेरी पदार्थ है, ठीक है। और इसी से हमारा जीवन चलता रहता है। फिर देखिए अचानक ही पता चला कि सर्दी की ठंडी रातों में रूम में अंगीठी जल रही है और सुबह उसमें सोने वाले लोग मृत पाए गए। इसकी वजह दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। जब भी किसी ईंधन का आंशिक दहन होगा, पार्शियल कंबसन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बनेगी दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो आपकी जान ले लेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक गैस है दोस्तों, पॉइजनस है, और बनाती क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक स्थायी पदार्थ होता है, परमानेंट टाइप का पदार्थ है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो याद रखना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाती है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अंगीठी से मौत हो जाती है, अंगीठी यदि रूम बंद रूम में यदि जल रहा है अलाव, है ना, तपने के लिए, है ना, जब सर्दी की ठंडी रातों में, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसी से मृत्यु होती है। फिर देखिए यदि साइनाइड हीमोग्लोबिन से मिले तो दोस्तों वो भी एक स्थायी पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं साइनो हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं दोस्तों, साइनो हीमोग्लोबिन। यह भी जान ले लेता है, स्थायी पदार्थ है, इसीलिए साइनाइड के कैप्सूल तत्काल ही इंस्टेंट डेथ हो जाती है, आपने देखा होगा फिल्मों में। फिर देखिए एक है जी नाइट्रेट, पानी के माध्यम से मिलता है। जब आप पानी पीते हो नाइट्रेट युक्त, वो भी हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है और बना लेता है दोस्तों मैथ हीमोग्लोबिन, नीले रंग का
ये नीला होता है, मैथ हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, इसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का एक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की एक डिजीज हो जाती है। किसकी वजह से? नाइट्रेट युक्त पानी पीने से। कल को कोई पूछ ले कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारण क्या है दोस्तों, तो उसका कारण है नाइट्रेट युक्त पानी। तो ये सारे आपको याद करने हैं। ऐसा क्यों हुआ कि जिस रूम में आप सो रहे थे, आपको ऑक्सीजन मिल रही थी और अचानक ही कार्बन मोनोऑक्साइड से आपकी मौत हो गई? दोस्तों, जो दोस्ती कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से होती है ना, उतनी स्ट्रॉन्ग दोस्ती ऑक्सीजन की होती नहीं। यदि ऑक्सीजन की दोस्ती को मैं 1 नंबर देता हूं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की दोस्ती को 200 से 300 नंबर मिलते हैं। यानी 200 से 300 गुना ज्यादा एफिनिटी है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो वो ऑक्सीजन को किक कर देती है, खुद जुड़ जाती है और मौत हो जाती है। सिमिलरली आप देखेंगे कि साइनाइड जो है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन की तुलना में 2000 गुना है, 2000 टाइम्स मोर, है ना? तो उसकी वजह से, उसकी एफिनिटी ज्यादा होने से तत्काल मौत हो जाती है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन को भगा देता है और खुद जुड़ जाता है। बनाता क्या है? साइनो हीमोग्लोबिन। ये पांचों चीजें आपको याद रख लेनी है। आगे देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों एक डिसऑर्डर की, एक कंडीशन की, एक सिचुएशन की, जो पैदा हो जाती है आपकी आरबीसी की वजह से। ठीक है, उसका नाम है एनीमिया। जब भी तुम कभी भी एनीमिया के बारे में सुनो दोस्त, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एनीमिया का मतलब होता है ब्लड लॉस। क्या होता है? ब्लड लॉस, यानी खून की कमी। क्या होता है दोस्तों? खून की कमी। याद रखना है, एनीमिया का अर्थ है खून की कमी। कैसे होती है? जैसे मान लीजिए आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाए, आयरन की कमी, इसका कारण भी आयरन की कमी ही है। जब आपके शरीर में आयरन की कमी होगी, तो दोस्तों आयरन किसको बनाता था? हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट को। तो हीम की भी कमी हो जाएगी, आयरन कम हुआ तो हीम भी कम हो जाएगा। और हीम किसको बनाता था दोस्तों? हीमोग्लोबिन को। किसको बनाता था? हीमोग्लोबिन को। तो आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा मित्रों। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो आपके शरीर में आरबीसी भी कम हो जाएगी। आरबीसी भी दोस्तों क्या हो जाएगी? कम। और जब आरबीसी कम हो जाएगी, तो आपकी बॉडी में ब्लड भी कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 99% सॉलिड पार्ट का कौन बनाता था? आरबीसी। तो खून की कमी, इसी रोग का नाम एनीमिया है। जब आपके शरीर में खून की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन को लेके जाने वाले पदार्थ की कमी है, और ऑक्सीजन की जरूरत है श्वसन के लिए, और रेस्पिरेशन यानी श्वसन से ही मिलती है ऊर्जा एटीपी के रूप में। तो आप में जब ऑक्सीजन को कैरी करने वाले पदार्थ हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो आपके शरीर में ऊर्जा की भी कमी हो जाएगी दोस्तों। और जब ऊर्जा की कमी हो जाएगी, तो आप में निरंतर थकावट रहेगी, आप ऊर्जा विहीन रहेंगे, एनर्जी लेस होंगे, आप में बिल्कुल भी एक्टिविटी करने की क्षमता जो है कम होगी बेसिकली, है ना? बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है एनीमिया। ठीक है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की वजह क्या? आयरन की कमी। आयरन की कमी का मतलब हो गया हीम की कमी। हीम की कमी का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब हो गया आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी का मतलब हो गया दोस्तों ब्लड की कमी। याद रखिएगा, इसी चीज का नाम एनीमिया है, यानी शरीर में रक्त की कमी। अब 3 विटामिन है दोस्तों हमारे शरीर के लिए, B6, B9 और B12। ये तीनों की कमी से भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि इनके सोर्स आयरन देते हैं। इसका नाम पायरिडोक्सिन है। ये तो फोलिक एसिड है ही, जो आयरन का सबसे बड़ा सोर्स है ना? और ये साइनोकोबाल्मिन है। तो इनकी वजह से दोस्तों क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। याद रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पीलिया की। देखिए, जब भी आप में संक्रमण होता है, जब भी आप में संक्रमण बढ़ता है, तो दोस्तों आरबीसी मरने लगती है। जीवन काल कम, जीवन काल कम हो जाता है। आपको पता है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। हालांकि आगे मैं ये डिटेल में और बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये याद रखना है कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन है। अब 120 दिन, जैसे ही इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, उससे आरबीसी की उम्र कम हो जाती है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो कम हो जाता है। तो आरबीसी दोस्तों मरने लगती है। आरबीसी क्या है? आरबीसी मरने लगती है। ठीक है, आरबीसी जब मरने लगती है तो कहां जाती है? स्प्लीन में।
क्यों? क्योंकि स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। मर मर कर आरबीसी कहां जाती है? स्प्लीन में। कहां जाएगी दोस्तों? स्प्लीन या प्लीहा, यहां आरबीसी मरने लगती है। हो तो क्या रहा था कि 120 दिन के बाद आरबीसी को मरना था, और 120 दिन का रेंज तो बहुत बड़ी होती है, उसमें स्प्लीन क्या बैलेंस बिठा लेती है। लेकिन यहां मान लीजिए 3 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से आरबीसी मरने लगे, तो यहां तो ढेर लग जाएगा आरबीसी का। बिल्कुल, यहां पर क्या होगा? ये सूज जाएगी, प्लीहा में सूजन आ जाती है। प्लीहा में सूजन आने से क्या होगा दोस्तों कि यहां पर आरबीसी के टूटने से दो पीत वर्णक बनते हैं आपकी बॉडी में, बाइलिरुबिन और बिलिरुबिन। बाइलिरुबिन और बिलिरुबिन क्या करेंगे? आपकी बॉडी में पीलापन बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? आपकी बॉडी का पीलापन बढ़ा देते हैं। बने क्यों थे? ये बने थे दोस्तों आरबीसी के टूटने से। आरबीसी के टूटने से, ठीक है। आरबीसी के टूटने से कौन बना दोस्तों? आरबीसी के टूटने से ये पीला वर्णक बना। अब आपके ब्लड में यूरिया तो बह ही रहा है ना दोस्तों, क्योंकि प्लाज्मा में बहता है, पूरे वेस्ट मटेरियल यूरिया के रूप में निकल रहे हैं। तो जो यूरिया है, यूरिया के साथ रिएक्ट करके ये जो पीत वर्णक है बिलिरुबिन और बाइलिरुबिन, ये किसके साथ मिल लेते हैं दोस्तों? यूरिया से दोस्ती करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है यूरोक्रोम। जिसका नाम क्या है दोस्तों? यूरोक्रोम। और ये जो यूरोक्रोम है ना, ये यूरोक्रोम ही आपके बॉडी में पीलिया का कारण बन जाता है, क्योंकि ये गहरा पीला है और पूरे अंगों में डिपॉजिट होने लगता है यदि संक्रमण लगातार जारी रहा। इसका मतलब ये हुआ कि पीलिया ऐसे ही डायरेक्ट नहीं होगा। पीलिया एक स्टेज है जो किसी भी रोग में हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन का मतलब एनी डिजीज, और जिसमें आरबीसी मरने लगे तो क्या होगा दोस्तों? आपको पीलिया हो जाएगा। और पीलिया से प्रभावित जो अंग है उसका नाम है दोस्तों लीवर। क्या है? लीवर। लीवर प्रभावित होता है किससे? जॉइंडिस, पीलिया, जिसे हम जॉइंडिस भी कहते हैं, याद रखना है, संक्रमण के समय बढ़ता है और यूरोक्रोम बनने से। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज की। ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है दोस्तों नाइट्रेट युक्त पानी, नाइट्रेट से प्रदूषित पानी। नाइट्रेट से प्रदूषित पानी जब बच्चे पीते हैं तो उनका जो हीमोग्लोबिन है वो नाइट्रेट के साथ मिलकर क्या कर लेता है दोस्तों? मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है। मैथ हीमोग्लोबिन क्या बनाता है? मैथ हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये जो मैथ हीमोग्लोबिन है, इसमें ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती ही नहीं, तो फिर एनर्जी नहीं बनेगी बॉडी में, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी ना। मैथ हीमोग्लोबिन नीले रंग का होता है, तो बच्चे के शरीर का रंग कैसा हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपको ध्यान रखना है, ये प्रदूषण जनित में भी पढ़ना है। पॉल्यूशन बोर्न डिजीज जब आप पढ़ेंगे तब भी नाइट्रेट आपको पढ़ना होगा। कारण क्या होगा दोस्तों? इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? देखो, आपका इन नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है ना, वो इस कंडीशन में होता है फेरस में। किस कंडीशन में होता है? +2। इसको हम फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस। ठीक। लेकिन जैसे ही नाइट्रेट इसके संपर्क में आता है, नाइट्रेट युक्त जल, नाइट्रेट युक्त जल यदि आ जाए तो हीमोग्लोबिन का जो आयरन है वो दोस्तों +3 हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फेरिक। फेरिक, ये बड़ा भाई बन जाता है भैया। यानी आपका आयरन जो है वो अपनी अवस्था चेंज कर लेता है नाइट्रेट की वजह से, और आपको एक रोग हो जाता है। इसी कंडीशन में मैथ हीमोग्लोबिन बनता है दोस्तों, और वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता, इसलिए बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आयरन की कौन सी पोजीशन बनती है, आयरन की क्या सिचुएशन है। फेरस से वो परिवर्तित होता है फेरिक में, याद रखना है, फेरस से फेरिक में परिवर्तित होता है। और ये जो रोग है नाइट्रेट की प्रेजेंस की वजह से होता है, विशेष रूप से यदि आपके पानी में, यदि आपके पानी में नाइट्रेट आयन है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज दोस्तों हमें जाननी चाहिए कि प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या है।
प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या है? ऐसा ब्लड जो चमकीला लाल हो, शाइनिंग वाला रेड हो, तो दोस्तों वो क्या होगा? आपका प्योर ब्लड है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। दूसरा, सामान्यतः आर्टरीज, यानी ये सामान्यतः आपकी धमनियों में बहेगा। यदि मैं आपकी पल्मोनरी आर्टरीज को हटा दूं तो उसके अलावा सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। अकेली पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें अशुद्ध या इम्प्योर रक्त बहता है। ठीक है भाई, इधर आइए। यदि अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड की बात हो तो याद रखना दोस्तों, वो गहरा लाल होता है नीलापन लिए हुए, है ना, डार्क रेड होता है नीलापन लिए हुए। बहता कहाँ है दोस्तों? आपकी वेन्स में। और उस ऐसा गहरा लाल होता क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से वो जो है कैसा दिखाई देगा? गहरा लाल। वेन्स यानी आपकी शिराओं में बहेगा, सिवाय एक शिरा के जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, जिसमें प्योर ब्लड बहता है। याद रखना है कि सारी आर्टरीज में क्या बहेगा? शुद्ध ब्लड। लेकिन एक आर्टरी जिसका अपवाद है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना भाई। इधर देखेंगे तो सारी वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, लेकिन अकेली ऐसी वेन है, कौन? पल्मोनरी वेन, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो दोस्तों आज हम ब्लड के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, कल इस क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक आप पूरा रिवीजन करिए, पुराने वीडियोस देख लीजिए, क्लास को शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, ताकि मैं बार बार कह रहा हूं, हमें भी मोटिवेशन चाहिए और हमारे लिए मोटिवेशन यही है कि आप वीडियो देख रहे हैं बस। ठीक है भाई, थैंक यू दोस्तों।